हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी भूतिया गांव की। तो दोस्तों, ये कहानी है संजीव की, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन काम करने के लिए मुंबई में गए हुए थे। वहां पर एक कंपनी में उन्हें काम मिल गया था, लेकिन परेशानी एक थी, क्योंकि वो गांव से आए हुए थे तो उनकी बोली भी थोड़ी अलग थी। वो पढ़े लिखे तो अच्छे थे, लेकिन उनकी बोली में जो यूपी वाला थोड़ा सा टच था, इसीलिए वहां ऑफिस में उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे सब। और एक गाँव से आए हुए थे रोहन भी वहीं पर काम कर रहा था और संजीव और रोहन की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छी दोस्ती होने का कारण भी यही था कि रोहन भी एक गांव से था, संजीव भी एक गांव से था। रोहन महाराष्ट्र के ही एक गांव से था, जबकि संजीव यूपी के एक गांव से था। दोनों ऑफिस में इकट्ठा रहते, काम करते और इसी तरह उनके दिन निकलते जा रहे थे। लेकिन आपको तो पता ही है, प्राइवेट कंपनी में कितना कंपटीशन होता है और जो साथी होते हैं आपको परेशान करते हैं, आपकी जगह लेने की कोशिश करते हैं, अपने साथियों को कंपनी में घुसाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा देहाती कहकर चिढ़ाया करते थे। अब संजीव तो थोड़ा सा डरपोक था, वो काफ़ी दूर से आया हुआ था, बड़ी मुश्किल से काम मिला था। अब किराया भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, खाने के लिए कम पैसे हुआ करते थे, लेकिन अब इस काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना तो था ही, इससे एक्सपीरियंस गेन करना था। अब ये जो रोहन था, जब भी कोई उसकी बेइज्जती करता था वो सामने से जवाब देता था। इसी कारण उसकी मैनेजर से भी लगा करती थी, साथी कलीग्स थे उससे भी लगा करती थी। रोहन बहस बहुत ज़्यादा करता था और एक बार उससे एक बड़ी गलती हो गई और उनके साथियों ने उसे बख्शा नहीं, बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, इसी के साथ काम से निकलवा दिया। अब रोहन तो काम से निकल चुका था, संजीव उसके साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि यहाँ पर उसको भी एक परेशानी थी कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो अगर रोहन का साथ देता, काम को छोड़ देता, तो उसके पास पैसे बचते नहीं और यहाँ कुछ हफ्तों का वो गुजारा कर नहीं पाता। 2-3 दिन बाद उनको सैलरी मिलने वाली थी और वो सैलरी भी रोकी जा सकती थी, इसीलिए संजीव चुप रहा और रोहन वहाँ से चला गया। अब 3 दिन बाद जब संजीव को सैलरी मिल गई तो जो साथी थे वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अब रोहन वहाँ नहीं था तो संजीव की बहुत ज़्यादा बेइज्जती वो कर रहे थे। सब उसे टिकने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि रोहन के साथ बहस हुई थी तो उसके साथी के साथ भी बहस होनी बनती थी, इसलिए सब ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। अब सैलरी मिल गई थी तो उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। एक को तो घूंसा ही लगा दिया था, इसके बाद उसे भी काम से निकाल दिया गया। अब वो अंदर से दुखी भी था कि काम से निकाला जा चुका है, खुश भी था कि चलो रोहन निकल चुका है, मैं भी इस कंपनी से निकल गया। वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो मैं और रोहन इकट्ठे कहीं और जॉब करेंगे। 3 दिन तक वो रोहन से मिला तक नहीं था, फ़ोन तक नहीं कर पाया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहने लगा था। ये मंथ एंड था, इसलिए काम काफ़ी ज़्यादा था। 3 दिन बाद सीधा उस काम से निकलने के बाद वो रोहन के फ्लैट की तरफ गया। रोहन एक फ्लैट में किराए पर रहता था और जैसे ही संजीव वहाँ पर पहुँचा वो ढूंढने लगा और उसे वहाँ ताला मिला। जैसे आस पड़ोस के और फ्लैट्स वालों से बात की, तब जाकर संजीव को पता लगा कि रोहन तो इस फ्लैट को छोड़कर जा चुका है, वो गांव वापस ही जा चुका है। अब कुछ ही तो महीने हुए थे, इतना अच्छा दोस्त मिला था और वो भी इस शहर को छोड़कर जा चुका था। उसे लगा कि शायद जो रोहन है वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया होगा, इसलिए इस शहर को छोड़कर जा चुका होगा। उसे मना कर लेकर आऊँगा, इकट्ठे काम करेंगे, हम दोनों की आपस में इतनी ज़्यादा बनती है तो इकट्ठे काम करेंगे ना। अब संजीव के पास एड्रेस तो था रोहन का, वो किस गांव से आया हुआ है। ये काफ़ी दूर गांव था, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पर बना हुआ एक गांव था। इतनी दूर से रोहन आया हुआ था। अब फ़ोन लगाने की कोशिश की संजीव ने, रोहन का फ़ोन लग ही नहीं रहा था, आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। तब जाकर संजीव को लगा कि वो दूर गाँव से आया हुआ है, वहाँ शायद रेंज नहीं होगी, मुझे उस गाँव में जाना होगा। उसके पास पूरा एड्रेस था। वो सीधा सुबह बस पर चढ़ गया। उसके बाद काफ़ी लंबा सफ़र था और वो तकरीबन उस गांव तक पहुंच गया। वहाँ एक बड़ा शहर था, वहाँ तक वो पहुंच गया। वहाँ पर उसे जो एड्रेस दिया गया था उस गांव तक जाने वाली बस में बैठना था और वो बस का रूट उसे नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ ढेर सारी बस लगी हुई थी, हर किसी से पूछ लिया, उसे वो बस मिल नहीं रही थी। अब इस बस स्टैंड के बिल्कुल पिछली साइड अब वहाँ पर जंग खाई पुरानी बस खड़ी थी। जैसे वो बस जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, जिन्हें चलाया नहीं जाता, वहाँ पीछे कबाड़ खाने में रख दिया जाता है, उसके बिल्कुल पिछली साइड एक बस लगी हुई थी। अब वो बस
उससे काफी आगे वाले गांव तक जा रही थी। तो संजीव ने सोचा इसी बस में बैठता हूँ, वहां तक पहुंचकर देखूंगा उसके आगे जाने का रास्ता कौन सा है। तो वो सीधा उस बस स्टैंड के पीछे वाले कबाड़ खाने की उस बस में बैठ गया। वहां सिर्फ वही यात्री था। उसने कंडक्टर से पूछा और कंडक्टर ने भी बता दिया ये बस उस गांव तक नहीं जा सकती, वहां जाने का कोई रूट नहीं है, इसीलिए पहले वाले वो बड़े से गांव तक जाएगी, उसके बाद तुम्हें चलकर जाना होगा। अब संजीव करता तो क्या करता, वो चुपचाप उस बस में बैठ गया। जैसे ही वो बस उस गांव तक पहुंची जहां तक रूट बना हुआ था, उस कंडक्टर ने कह दिया ये बस दिन में 3 बार चलती है, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त। शाम को 6 बजे आखिरी बार ये बस यहाँ होकर वापस आती है और उसके बाद कोई रूट नहीं है, तुम्हें अगले दिन सुबह बस मिलेगी। इसके बाद वो बस तो वापस चल पड़ी और संजीव उस गांव में उतर गया। वहाँ गांव में कुछ लोगों से बात की कि यहाँ रोहन कहाँ पर रहता है। तो उन गांव वालों ने भी बताया कि रोहन यहाँ भी रहता है और आगे वो गाँव है जिसका तुम नाम ले रहे हो, रोहन वहाँ पर रहता है। उसके बारे में सब लोग जानते थे क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ी घटना हुई थी जिसके बाद सबको उसका नाम याद हो गया था। अब संजीव ने उस घटना के बारे में नहीं पूछा, लेकिन लोगों से ये ज़रूर पूछ लिया कि वहाँ तक मैं कैसे जा सकता हूँ। अब गांव वालों ने बताया कि वो गांव बहुत साल पहले जल गया था, अब वहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन ये जो रोहन है उसके परिवार वाले भी एक घर में जलकर मर गए थे। हो सकता है कि रोहन उस तरफ गया हो क्योंकि तुमने बताया वहाँ किसी के साथ उसकी बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी। और यहाँ भी हमारे गांव में जब रोहन की किसी के साथ लड़ाई हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता था, तो वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता था जो उनका पुश्तैनी घर था। वो उस गांव में जब आग लगी थी उनका पुश्तैनी घर भी जल गया था। उसको दोबारा रिपेयर नहीं कराया गया, लेकिन रोहन उस तरफ जाता है, रोता है, फिर वापस आ जाता है। अब उस गांव वालों ने बताया था कि 3 दिन पहले रोहन यहाँ गांव में तो आया था, उसके बाद अपने गांव की तरफ शायद निकल पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद से वापस आया ही नहीं। कहाँ गया किसी को नहीं पता। अब संजीव ने आसपास कई गांव वालों से पूछा, हर कोई यही कह रहा था शायद उस तरफ गया होगा, तुम्हें जाकर देखना होगा। ये वक्त रात के 7 से 8 बजे का हो गया था, अंधेरा यहाँ पर हो चुका था। अब वो गाँव वाले कह रहे थे कि वो जो गाँव है ना पीछे वाला, वो बहुत ज़्यादा भूतिया है, वहाँ इस समय तुम जा नहीं सकते। तुम ऐसा करना, पुलिस में कंप्लेंट कर दो, पुलिस के साथ वहाँ पर जाना, वहाँ बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, तुम अकेले वहाँ पर नहीं जा सकते। अब संजीव भी डर गया। वो रात उसी गांव में उसने निकाली थी, उसके बाद सीधा वो शहर की तरफ चला गया। अब संजीव पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका था, उसने कंप्लेंट कर दी थी। वहाँ पर एक इंस्पेक्टर मिला जिसने कह दिया कि तुम्हारे साथ कांस्टेबल गुप्ता उस गांव तक जाएंगे और वहां पर ढूंढ कर आएंगे क्या सच में वहां पर रोहन नाम का कोई लड़का छिपा हुआ है या कहीं गायब तो नहीं हो गया, कहीं ये कंप्लेंट कोई एफआईआर में ना बदल जाए, कहीं कोई खो ना जाए। इसीलिए उसने कह दिया था कि शाम को कांस्टेबल गुप्ता उस गांव तक पहुंच जाएंगे और वहां से तुम ढूंढ सकते हो। अब संजीव ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था उस गांव में क्या हुआ, कहाँ से वो आया है, उसने बस कंप्लेंट कर दी थी और कांस्टेबल गुप्ता का नंबर ले लिया था। कांस्टेबल गुप्ता शाम को वहां पर पहुंचने वाले थे। इसके बाद संजीव सीधा उसी गांव में पहुंच गया। अब वेट कर रहा था कांस्टेबल गुप्ता की। कांस्टेबल गुप्ता शाम को आए 6 बजे की बस के साथ। अब 6 बजे की बस 6:30 वहां पर पहुंची। अब 7 बजे के करीब उन्होंने चलना शुरू किया उस पीछे वाले गांव की तरफ। संजीव को पूरा दिन गांव वालों ने ढेर सारी बातें बताई थी। वो गांव उजाड़ गांव है, उस गांव में आग लग गई थी, कोई वहां पर नहीं रहता, उसे एक भूतिया गांव कहा जाता है, वहां पर भूतिया घटनाएं होती हैं, ध्यान रखना। अब कांस्टेबल गुप्ता को भी इन बातों का पता था। वो संजीव को ज़्यादा डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उसके साथ चल पड़े। ये सफ़र लगभग चलकर 10 किलोमीटर तक का था। बहुत दूर तक चले थे, अंधेरा हो गया था, उनके हाथ में टॉर्च थी। कई जगह पर आवाज़ें लगाते हुए वो उस गांव तक पहुंचे थे। जैसे ही वो उस गांव तक पहुंचे, वहां पर रेंज फ़ोन की बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब कांस्टेबल गुप्ता कहने लगे, ये गांव काफ़ी दूर है और यहाँ आसपास के और भी कई गांव हैं जिनमें लोग रहते हैं और मुझे उनके बारे में पता है। मैं आसपास पूछ कर आता हूँ, तुम इस गांव में अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम्हें यहाँ कोई दिखता है तो मुझे बता देना। शायद किसी जगह ऊंची जगह जाकर फ़ोन में रेंज आ जाए, वहाँ से कॉल कर देना। अगर मैं यहाँ नहीं आऊँ तो तुम ऐसा करना, वापस गाँव की तरफ निकल पड़ना। अब ये कहकर कांस्टेबल गुप्ता वहाँ से निकल गए। लेकिन संजीव के लिए ये बहुत ही डरावनी सी रात हो रही थी, क्योंकि हर घर के आगे दिया रखा हुआ था।
जैसे ही वो एक एक करके घर का दरवाज़ा खटखटाता, दरवाज़ा खोलता, अंदर से पूरा घर जला हुआ मिलता। कोई वहाँ पर रह नहीं रहा था। कई घरों में उसने तलाश करने की कोशिश की, हर घर के अंदर गया, जले हुए घर मिले, लेकिन हर घर के बाहर उसे एक दिया मिला जिसने उसे डरा कर रख दिया। अगर ये घर और ये गांव उजाड़ है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो ये दिए किसने जलाए हुए हैं? इतनी दूर से आकर यहाँ दिए जलाकर कौन जा सकता है? अब वो एक एक करके देखता रहा। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। अचानक उसके हाथ की जो टॉर्च थी वो भी बंद हो गई। उसने बैटरीज चेंज करने की कोशिश की, अब टॉर्च पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मोबाइल की टॉर्च से वो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता था, तो एक घर जो उसे ठीक ठाक लगा वो उसके अंदर बैठ गया और वहाँ पर इंतज़ार करने लगा कब कांस्टेबल गुप्ता यहाँ पर आएंगे। ये घर बिल्कुल शुरू में था जहाँ से कांस्टेबल गुप्ता आगे की तरफ गए थे और गाँव में जाने वाले थे। अब यहाँ अंदर बैठकर उसे बहुत भयानक से चित्र दिख रहे थे। आसपास बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, पूरे घर में ढेर सारी पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स। उसमें भयानक भयानक चेहरे से थे। उन पर रोशनी कम पड़ रही थी क्योंकि कई जगह छेद हुआ था। ये एक झोंपड़े आकार का घर था और ऊपर से चांद की रोशनी आ रही थी। अंदर जितनी रोशनी फैल रही थी वो चित्र साफ साफ नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा ज़रूर लग रहा था जैसे कोई भयानक चेहरे यहाँ पर बनाए हों और वो भी जले हुए हों। इसके बाद इंतज़ार करता रहा संजीव। अब कांस्टेबल गुप्ता वहां पर आए ही नहीं, लेकिन आधी रात को संजीव को फोन आया। संजीव ने जेब से फोन निकाला। अब उसके फोन में फुल रेंज थी और वो हैरान, क्योंकि पहले जब वो यहाँ पर आया था यहाँ दूर दूर तक फोन में रेंज नहीं आ रही थी। अब उसने फोन उठाया, आधी रात का समय था। अब आधी रात को ये इंस्पेक्टर की कॉल थी। इंस्पेक्टर ने कहा, देखो मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, कॉल कर नहीं पाया और कांस्टेबल गुप्ता भी उस बस के सहारे आ नहीं पाए, मुझे माफ़ करना। ये कहते ही वो फ़ोन कट गया और फ़ोन की रेंज भी उड़ गई। लेकिन संजीव के होश उड़ चुके थे। ये आवाज़ इंस्पेक्टर की ही थी। कांस्टेबल गुप्ता शाम वाली बस से आ ही नहीं पाए, तो ये कौन है जो कांस्टेबल गुप्ता बनकर उनके साथ आया है? इस चीज़ ने उसे अंदर तक डरा दिया था। अब वो सोच रहा था क्या करे। उसने पहले तो वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर से डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। तो वो घर का दरवाज़ा लगाकर अंदर ही बैठ गया। हर चीज़ जली हुई थी, लेकिन वो छिपकर बैठा रहा। उसे अब भूतों से भी डर लग रहा था। रात का वक्त हो, कोई ऐसी बात आपको बता दे कि वो आदमी नहीं आया और उसके जैसा बनकर कोई और आपके साथ आया हो, तो डर तो लगना जायज़ है। संजीव भी डर रहा था, कहीं ये भूत ही तो नहीं। अब संजीव वहां पर बैठा रहा और आधी रात को अचानक उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली, ये दिन हो चुका था, रोशनी घर के अंदर आ रही थी, लेकिन रात के वक्त जितना डर नहीं लगा था उसे दिन के वक्त उससे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पता है क्यों डर लग रहा था? ये घर जिसमें ढेर सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, डरावने चेहरे लगे हुए थे, दिन की रोशनी में उसे दिखा था ये चेहरे कोई पेंटिंग्स नहीं थी, खिड़कियां थी, खिड़कियां। पूरे घर में खिड़कियां ही खिड़कियां थी, हर तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां। स्क्वायर यानी कि चौरस आकार की खिड़कियां हर तरफ लगी हुई थी, उन पर कांच लगी हुई थी और चेहरा कोई नहीं था। इस चीज ने उसे सबसे ज्यादा डराया। रात को जो चित्र लग रहे थे, असल में बाहर से कोई झांक रहा था। वो डरावने चेहरे असल में थे जो घर के अंदर झांक रहे थे पूरी रात। ये सोचते ही वो बाहर का दरवाज़ा खोलकर भाग निकला, सीधा गांव की तरफ भागा था। पूरी रात कांस्टेबल गुप्ता बनकर जो आदमी आया था गांव में वापस नहीं आया था। भागता भागता वो गांव तक पहुंचा, गांव वालों को बताया। वो हाँफ रहा था और गांव वाले उसे सांत्वना दे रहे थे। गांव वाले खुद डरे हुए थे। वो गांव भूतिया है, वहाँ बहुत समय पहले आग लग गई थी। रोहन के घर वाले भी उसमें मारे गए थे, उसके माता पिता भी मारे गए थे। रोहन बच पाया था। पूरे गांव में सिर्फ रोहन बच पाया था और रोहन इस गांव तक चल कर आया था, सबको बताया था। लाशें निकाली गई थी उस जले हुए गांव से, लाशें। जिंदा कोई नहीं बचा था उस बच्चे के सिवा। इन गांव वालों ने रोहन को पाला था और बाद में शहर भेजा था। वहाँ मुखिया था उस गांव का, उसने ये सारी बात बताई थी और संजीव को सांत्वना दी थी। ये भी कहा था यहाँ कई लोग आते हैं, उन पर यकीन नहीं होता हमें, जैसे तुम पर यकीन नहीं था। हमें तो पता था कांस्टेबल गुप्ता पर भी यकीन नहीं करना है, लेकिन तुम नए थे, हम तुम्हें ज़्यादा डराना नहीं चाहते थे। अब गांव वालों को पता चल गया था ये जो चेहरे वाला था ये कांस्टेबल गुप्ता नहीं था। कांस्टेबल गुप्ता तो आ ही नहीं पाए, ये अगला दिन है, आज शायद कांस्टेबल गुप्ता आएंगे।
लेकिन 11 बजे के करीब वहीं पर संजीव बैठा रहा था। गांव वाले उसे समझाते रहे थे। गांव वाले कह रहे थे तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, तुम्हें रोहन को ढूंढना चाहिए, अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो तुम्हें मिलने के लिए वो यहाँ पर ज़रूर आएगा, वो शायद कहीं और चला गया होगा, उसे ढूंढे बिना तुम जाना मत, पुलिस यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आएगी, तुम साथ देना, रोहन को ढूंढकर अपने साथ मुंबई ले जाना। अब गाँव में उसका रहना सही नहीं होगा, लेकिन संजीव इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वो इस गाँव में रहना नहीं चाहता था। ये दोपहर वाली बस थी। अब दोपहर वाली बस लेकर वो सीधा उसे शहर में पहुंचा। वहां पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में उसने बताया और पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस वाले हंस रहे थे, बहुत सारे पुलिस वाले इन बातों पर यकीन कर रहे थे। वहां संजीव ने देखा था कांस्टेबल गुप्ता को, असली कांस्टेबल गुप्ता को। वहां मिला था संजीव। अब ये कांस्टेबल गुप्ता तो कोई और ही था, कल कोई और आया था। इस बात पर भी वो पुलिस वाले आधे यकीन कर रहे थे, आधे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। अब कंप्लेंट लिखवा दी थी, ये काम पुलिस वालों का था, लेकिन एक पुलिस वाले ने बताया था उन गांव की तरफ कोई नहीं जाता, इसीलिए कांस्टेबल गुप्ता भी उस तरफ नहीं गए होंगे। हर कोई डरता है वहां जाने से, इसलिए पुलिस वाले यहीं तक रहते हैं। तुम्हें भी उस गांव में नहीं जाना चाहिए, निकल जाओ, बहुत कहानियां सुनी हैं हमने और वहां बहुत कम लोग गए हैं। कांस्टेबल गुप्ता वहां पर जा चुके हैं, इसीलिए उन्हें पता है वो दोबारा उस तरफ नहीं जाना चाहते होंगे। ये सुनने के बाद संजीव जान गया था रोहन को ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इन गांवों के चक्कर में फंस गया, भूतिया गांवों के चक्कर में फंसा, शायद बच नहीं पाऊंगा। इसके बाद संजीव ने वहां बस स्टैंड जाकर बस ढूंढने की कोशिश की। अब ये बस आगे और शहर की तरफ जाने वाली उसे मिल नहीं रही थी। उसे जाना था वापस मुंबई और ये शाम का वक्त था, बहुत सारी बस निकल चुकी थी। ये बड़ा गांव ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर भी बस रूट बहुत कम बने हुए थे। सबसे पीछे, उस खंडहर से भी बिल्कुल पीछे वही बस लगी हुई थी जिसके ऊपर 33 नंबर लिखा हुआ था। अब इस 33 नंबर को देखकर उसने पहचान लिया, ये तो गांव जाने वाली बस है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, उसे पता चला गांव से ये बस आ चुकी है। अब ये बस गांव से यहाँ तक इस शहर में आती है, अब इस शहर से आगे मुंबई की तरफ जाती है और इस बस में बैठकर वो आगे जा सकता है। अब संजीव छलांग लगाकर उस बस में बैठ गया। पूरी बस खाली थी, बस कंडक्टर और ड्राइवर था। कंडक्टर बातें बता रहा था कि ये बस उधर जाती है, तुम यहाँ बैठो, बाकी बस में मत भटकना, ये बस कम रुकती है, जल्दी पहुँचा देंगे, रफ्तार देखना, बहुत तेज़ चलाते हैं हम। ये सुनकर संजीव बहुत ज़्यादा खुश था। हाथ में बैग, ढेर सारा सामान और बस निकल पड़ी थी अंधेरे रास्तों में। अभी ये वीरान जगह ही थी। आपको बताया ना, महाराष्ट्र का वो वाला इलाका था जो ज़्यादा वीरान था। यहाँ बस के रूट बहुत कम थे। अकेली बस जा रही थी वहाँ और कोई बस गाड़ी उसे सड़क पर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इतनी खुशी थी कि वो वहाँ से निकल आया था। अब इसके बाद ये बस थोड़ा सा आगे गई थी, तभी संजीव को फ़ोन आया। ये फ़ोन कांस्टेबल गुप्ता का था। अब कांस्टेबल गुप्ता फ़ोन पर कह रहे थे, देखो माफ़ करना, मैं गाँव में नहीं आ पाया, मैं बहुत डरता हूँ, मैं एक बार वहाँ पर जा चुका हूँ, जो मेरे साथ हुआ था मैं बता नहीं सकता, मैं अब खुद को बेइज्जत नहीं करवाना चाहता, मुझे माफ़ करना, मैं आ नहीं पाया, अगर तुम और ज़्यादा रुकते मैं फिर भी नहीं आ पाता। लेकिन उसके बाद कांस्टेबल गुप्ता ने जो बात बताई, संजीव के होश उड़ा दिए थे। कांस्टेबल गुप्ता ने कहा, वो भूतों की कहानियाँ, वो प्रेत की कहानियाँ, उस जले हुए गाँव की कहानी, वो सच्ची है। मैं सबके सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता था, इसीलिए तुम्हें वो खास बातें नहीं बता पाया। मैं बोलना चाहता था, बोल नहीं पा रहा था। वो दूर वाले गांव में कभी आग लगी थी। माना जाता है एक बच्चा वहां से बच निकला था। वो पूरा गांव जल गया था, लेकिन वो बच्चा बाद में उस गांव में पहुंचा था जिसकी बात तुम बता रहे थे, जिस गांव में तुम लोगों को मिले थे। वो बच्चा जब उस गांव में पहुंचा था, उस गांव में भी आग लगी थी। वहां से कोई बच नहीं पाया था, ना कोई बच्चा, ना कोई इंसान, ना मवेशी, ना कुत्ते, हर जानवर इंसान जला हुआ मिला था। उसके बाद इन गांवों को शापित गांव कहा जाता है। वहां पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता, पैर रखना पसंद नहीं करता। जब तुमने कहा था तुम वहां जा रहे हो, मेरा दिल तभी बैठ गया था, मैं बता नहीं पाया था। ये सुनकर संजीव के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, वो दूर वाले गांव को जला हुआ गांव समझ रहा था, भूतिया गांव समझ रहा था। जिस गांव में वो रुका था वो भी तो भूतिया गांव ही था। वहां जो लोग मिले थे, क्या वो भूत थे? वो गांव भी जला था कभी, वहां कोई नहीं रहता, उससे मिलने वाले कौन थे?
उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन हिम्मत इसलिए बंधी थी, ये 33 नंबर की बस अब शहर की तरफ जा रही थी। फ़ोन कट गया था। वो वहाँ बैठा डरा डरा कंडक्टर से बात कर रहा था, अपनी कहानी कंडक्टर को सुना रहा था। कंडक्टर हंसे जा रहा था। कंडक्टर कह रहा था, भूत प्रेत नहीं होते, किन चक्करों में फंसे हो, वापस चले जाओ, अगर दोस्त को ढूंढना है तो ढूंढ आओ, पागल हो जो जा रहे हो भूतों पर यकीन करके, लोग पागल हो चुके हैं आजकल। तभी दोबारा कांस्टेबल गुप्ता का फोन आया। अब कांस्टेबल गुप्ता ने बात करनी शुरू की। देखो, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, एक बात बताना भूल ही गया, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। तुम जो बस की बात बता रहे थे, उस गांव में कोई बस जाती ही नहीं। बड़े शहर से कोई भी ऐसा रूट है ही नहीं जो उस शहर की तरफ जाता हो। तुम कौन सी बस में बैठे थे? वहां 33 नंबर बस चलती ही नहीं, 7 साल पहले चला करती थी, और वो भी तो उसी गांव में जल गई थी। आज भी लोगों को भूत प्रेत उन गांव में नजर आते हैं, इसी के साथ भूत या बस भी नजर आती है। जो उसमें चढ़ता है कहते हैं दोबारा दिखाई नहीं देता। तुम उस बस में दोबारा मत चढ़ना। ये सुनकर संजीव के होश उड़ गए थे। वो कांप गया था, फोन भी हाथ से गिर गया था। ये आखिरी शब्द थे संजीव के, सांसों की आवाजें जो कांस्टेबल गुप्ता ने सुनी थी। इसके बाद संजीव कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं। वो ना तो मुंबई पहुंचा, ना दोबारा पुलिस स्टेशन में गया। उसे ढूंढने की कवायद भी अब जारी है। ना तो रोहन मिला, और रोहन की तो पहचान तक नहीं ढूंढी जा सकी। ऐसा कोई लड़का वहां पर रहता ही नहीं था। एक बच्चा था जो जले हुए गांव से बचकर निकला था, बस। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। संजीव भी गायब हो गया। माना जाता है वैसा ही लड़का अलग अलग शहरों में काम करने के लिए जाता है और लोगों को बुलाता है अपने पास, दोस्ती बनाकर अपने गांव बुलाता है, इसी गांव में। और ऐसी घटना यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आप ही बताइए संजीव के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है इसका जवाब कोई नहीं दे पाता। वो बस कहाँ जाती है? क्या वो बस दोबारा उस गांव में चली जाती है, उस भूतिया गांव में चली जाती है? वो 2 भूतिया गांव, एक नहीं। और वहां जाकर संजीव के साथ क्या हुआ होगा जवाब नहीं मिल पाता। ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आखिर क्या हुआ होगा संजीव के साथ? प्लीज कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी ही डरावनी खौफनाक वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएं। ऐसी ही और ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सेक्शन में जाएं, ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेगी। डरावनी भी मिलेगी, लॉन्ग हॉरर स्टोरी, शॉर्ट हॉरर स्टोरी, भूतिया कब्रिस्तान, भूतिया बस, भूतिया जगह, भूतिया ये भूतिया वो, हर तरह की चीज़ मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियोस में ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।